जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न दिस शैलेंद्र में। लगातार प्रैक्टिस सीटेट की हम लोग कर रहे हैं। ईवीएस के 4 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3rd एंड 4th हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ्स के 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5A रहने वाला है। अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं 9808347403। आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के सभी नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको टीडीपी के अप्रॉक्स 500 एमसीक्यू, मैथ्स के अप्रॉक्स 600 क्वेश्चंस, ईवीएस के अप्रॉक्स 600 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट 150 मार्क्स के दिए जाएंगे और एनसीईआरटी की समरी क्लास 3rd 4th की आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको मैसेज करना है 9808347403 पर। कॉल प्लीज मत कीजिएगा और मैसेज भी वही लोग कीजिएगा जिन्हें सीरियसली नोट्स लेने हो। फालतू के लोग प्लीज मैसेज ना करें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यूज रहेंगे जो पहले आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे लगातार सीटेट में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, प्रिया एक दुकानदार पर 500 रुपए का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पे लगाने वाला तेल, एक शैम्पू, एक कंघी क्रमशः कितने कितने खरीदे। देखिए 36 का खरीदा उसने। 36 का खरीदा, क्या खरीदा उसने? साबुन। 36 में खरीदा उसने साबुन। 85 रुपीज का उसने परचेस किया क्या? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल 110 का ऑयल खरीदा और 160 टूथपेस्ट, एक तेल, एक शैम्पू खरीदा उसने 160 रुपए का। शैम्पू 160 का खरीदा शैम्पू। और 13 रुपए का खरीदा क्या उसने? कंघी। 13 की कंघी खरीदी। तो उसने टोटल ये चीज खरीदे। टोटल उसने इतने आइटम परचेस किए, ठीक है ना। अब उसने इतने आइटम परचेस किए। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया और उसने 95 रुपए उसे वापस किए। उसने जांच पाया कि, यानी कि उसने 500 रुपए उसको दिए और उसने ये सामान खरीदा और दुकानदार ने उसको 95 रुपए वापस किए। अब क्या पाया उसने कि दुकानदार ने 1 रुपए कम वापस किया है, दुकानदार ने 1 रुपए अधिक वापस किया है, वापस की राशि सही है, वापस की राशि 9 रुपए कम है। तो हम लोग इसका पता कैसे लगाएंगे? पहले हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं कि उसने सामान कितने का खरीदा। 500 से माइनस कर देंगे, आंसर निकल आएगा। अच्छा, मैं इसमें 95 या ऐड और करूंगा। 95 में ऐड इसलिए करूंगा यहाँ पर क्योंकि ये 95 दुकानदार ने इसको क्या किया? रिटर्न दिए। तो 95 भी मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। 95 भी मैंने इसमें क्या किया? ऐड किया, ठीक है ना, क्योंकि दुकानदार ने उसको क्या किए थे? रिटर्न किए थे। इस सब को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 6 एंड 5 11, 11 एंड 3 14, 14 एंड 5 19, कैरी 1, 1 कैरी रहा। 1 एंड 3 4, 4 8 10 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 एंड 1 20, 20 एंड 9 29, 2 कैरी रहा। 2 3 4, 499। यानी कि उसने 500 रुपए दिए, 500 का उतने का सामान खरीदा, 95 रुपए दुकानदार ने इसको वापस किए, टोटल होते हैं 499। यानी 1 रुपया दुकानदार ने कम वापस किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि दुकानदार ने उसको क्या किया था? 1 रुपया कम वापस किया था। ये इसका करेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी थी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन करने में काफी इजी था, बहुत इजी था। 3rd 4th के बच्चे भी सॉल्व कर पाते। क्वेश्चन 2, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार एक क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से आता ही आता है। तो इसमें क्या दिया है आपको? संख्या 5432 413 में 4 के अंकों के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? तो संख्या है आपकी 5 4 3 2 4 1 3। तो 4 का अंक एक, एक ये है, एक ये है। ऐसे कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालते हैं? 4 इंटू 1 लगा लीजिए। इसके बाद कितने डिजिट है? अपने जीरो लगाइए। तो 2 डिजिट है,
2 जीरो लगाया 400 आ गया। यहां देखिए 4 इंटू 1, कितने डिजिट है 4 के बाद? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 1 2 3 4 5, सबको प्लस कर दीजिए 0 0 4 0 0 4 4 डबल 0 4 डबल 0 आंसर आ गया 4 डबल 0 4 डबल 0 4 डबल 0 4 डबल 0 नहीं है 4 डबल 0 4 डबल 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें एक चीज मैं एडिशनल आपको बता देता हूं, यहां से दो चीज पूछेगा, एक फेस वैल्यू एक प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम लोग इसमें निकाल चुके हैं, जिस भी नंबर की पूछे वो लगाइए इंटू 1 कीजिए और जितने उसके बाद डिजिट हो उतने जीरो लगा लीजिए। अब फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू में आपको क्या करना है, फेस वैल्यू उस नंबर की वही होगी जो वो नंबर होगा। यहां आपसे 5 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 5 होगा, यहां 4 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 4 होगा, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। यानी जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाए उस नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। मैं संख्या के बारे में पूछा गया है, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं, ऑप्शन से कीजिएगा बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। 2000 से छोटी एक संख्या है तो पहली संख्या आपको 2000 से बड़ी दे रखी है, ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करके अगर आप लोग सॉल्व करेंगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होगी। एलिमिनेट करके आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादातर क्वेश्चंस को आप लोग एलिमिनेट करके ही सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर दिया। मेरा पहला अंक बाएं अंक से तीसरे अंक का एक चौथाई है, पहला अंक तीसरे अंक का एक चौथाई है, ये पहला है तीसरे का एक चौथाई हो गया, पहला है तीसरे का एक चौथाई नहीं है, ये ऑप्शन भी कट गया, पहला है तीसरे का एक चौथाई है, ये अंक भी कट गया आपका। यहां पर 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन कट चुके हैं। नेक्स्ट आइए, अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 होना है, प्रथम अंक 1 है यहां 2 है, यहां 1 है यहां 8 है, तो कौन सा सही है? ये कट जाएगा, ये भी ये सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया हम लोग वैसे करते गए और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते गए और फाइनली हम 3 स्टेप में ही अपने ऑप्शन पर पहुंच गए। क्वेश्चन पढ़ते गए साथ के साथ ऑप्शन भी एलिमिनेट करते गए, विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, डायरेक्शन बता देता हूं, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हिंदी वाले देख लो, हिंदी में भी लिख देता हूं, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है ना, ये साइड हो गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि आप पूरब की ओर देख रहे हैं, मान लो कोई यहां देख रहा है, इस साइड देख रहा है, और क्या करता है ये, इसमें गलत है, ये 1 होल 1/2 घूर्णन करता है, तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे? एक सही 1/2 घूर्णन करता है, यानी कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, उसके बाद हाफ रिवॉल्यूशन और करता है, तो उसकी फेस की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए फेस की डायरेक्शन कैसे होगी, उसने फर्स्ट राउंड लिया, फर्स्ट राउंड लिया, वो यहां देख रहा था और यहीं आके उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट, यानी फर्स्ट राउंड में अभी वो कहां देख रहा है? पूरब यानी कि ईस्ट की तरफ देख रहा है। इसके बाद उसने एक राउंड और लिया, इसके बाद उसने एक राउंड और लिया, कैसे लिया उसने एक राउंड? वो यहां से आया और इस साइड उसका फेस हो गया, तो उसका फेस अब किस डायरेक्शन में हो गया आपने देखा? उसका फेस अब वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ हो गया, पश्चिम यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है 5 होल 1/3 माइनस 2 होल 2/3 मैं समकोण बता चुका हूं, समकोण यानी कि राइट एंगल, और राइट एंगल, एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री के, वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। सभी एंगल मैं उस दिन आपको बताए थे, 0 डिग्री का एंगल एक्यूट 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाएगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होगा, 180 से बड़ा 360 से छोटा आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री का आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इस टाइप के आपके सभी एंगल होते हैं, सभी को लर्न कर लीजिएगा, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको नोट करा चुका हूं। इसमें आपको बताना है समकोण, समकोण यानी कि राइट एंगल बताने हैं। तो देखिए ये मिक्स में है, मिक्स में गिवन है, आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, इम्प्रॉपर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 या 15 1 16/3 माइनस 3 2 या 6 2 8/3 मल्टीप्लाई बाय 90। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 8/3
मल्टीप्लाई बाई 90। आपने 3 से 90 को रिड्यूस किया 30 टाइम, और 30 और 8 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 240 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 पर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमान हरि एक वसीयत की जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों आर्य और भारती को क्रमशः 20 बाई 90 मीटर एंड 30 बाई 60 मीटर वाले प्लॉट दिए, परंतु बच्चे इस वसीयत से खुश नहीं थे। सही कारण हो सकता है। श्रीमान हरि हैं भाई, उन्होंने वसीयत की अपने दोनों बच्चों के नाम, और दोनों बच्चों के नाम जब वसीयत की तो पहले को उन्होंने जो प्लॉट दिया वो 20 बाई 90 मीटर का दिया, दूसरे को प्लॉट दिया वो 30 बाई 60 मीटर का प्लॉट दूसरे वाले को दिया। तो यहां पर यह पूछा गया है कि उसके बच्चे खुश नहीं थे, उसके पीछे कारण क्या था। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों के एरिया निकालेंगे। तो अगर आप मेजरमेंट देखोगे, साइड देखोगे तो दोनों रेक्टेंगुलर शेप में है, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले का एरिया किया 90 इंटू 180, 90 इंटू 20 इक्वल 180 मीटर आ गया, इसका भी 180 मीटर स्क्वायर आ गया। तो दोनों का एरिया इक्वल है। तो पहला कह रहा है कि आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, क्षेत्रफल दोनों का यहां पर बराबर है। भारती खुश नहीं थी क्योंकि उससे लगा कि आर के प्लॉट का परिमाप अधिक है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो पहले का पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर यानी परिमाप हम निकालते हैं L इंटू बी, सॉरी परिमाप क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहला निकालेंगे लंबाई 20, चौड़ाई 90, टोटल हो गया 110, गुणा किया 2 से बराबर आ गया 220, बराबर क्या आ गया 220 आ गया। दूसरे का परिमाप निकालेंगे, लंबाई 30, चौड़ाई 60, 90 हो गया, दोनों का निकाला 180 निकाला, दोनों क्या आया परिमाप 180 आया पहले का। तो जो पहले मिला था आर्य को मिला था पहला प्लॉट, भारती को मिला था ये वाला प्लॉट। तो भारती का पेरीमीटर 180 है, आर्य का पेरीमीटर 220 है, आर्य का पेरीमीटर 220 है। तो यही हमसे पूछा गया था कि भारती खुश नहीं थी, क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लगा नहीं, उसको पता थी कि आर्य का जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर ज्यादा है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि आपने देखा भारती का पेरीमीटर निकला 180 और आर्य का पेरीमीटर निकला 220, इसीलिए यहां पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था बट था इजी। अगर आपको दोनों फॉर्मूले पता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है, तो आप लोग इजीली फाइंड कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला नोट करना है नोट कर सकते हैं। रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप जो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इंग्लिश वाले लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर मिस प्रिंट है, और क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए प्रिंट को पूरा कर देते हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करना, प्लीज कॉल कोई नहीं करेगा। आप लोग कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं, नोट्स मिलेंगे आपको इस पर। इस नोट्स के साथ साथ मैं आपको क्या क्या दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा। इस 20 प्रैक्टिस सेट के साथ 500 सीडीपी के क्वेश्चंस दूंगा, सीडीपी के क्वेश्चंस मिलेंगे, सीडीपी के एमसीक्यू मिलेंगे, 600 मैथ्स के एमसीक्यू मिलेंगे, 600 मैथ्स के एमसीक्यू मिलेंगे, 600 ही आपको अलग से ईवीएस के एमसीक्यू मिलेंगे, एनसीईआरटी की समरी मिलेगी 3rd 4th 5th की। ये सब कुछ आपको मिलेगा ओनली ₹99 में। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सभी को मैसेज करना है इस नंबर पर। मैसेज करके आप कंप्लीट सीटेड नोट्स 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट ले सकते हो 150 नंबर के। 500 के क्वेश्चन के अप्रोक्स एमसीक्यू रहेंगे सीडीपी के, 600 मैथ्स के एमसीक्यू रहेंगे, 600 ईवीएस के एमसीक्यू रहेंगे, और एनसीईआरटी की समरी रहेगी। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ₹99 में। इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, कॉल नहीं करना है।
क्वेश्चन 8 पर आ जाते हैं। एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या है या होती है। तो सममित रेखा क्या होती है भाई? सममित रेखा इन सिमिट्री लाइन। सिमिट्री लाइन आपसे पूछा है कि काइट में कितनी सिमिट्री लाइन होती है। सिमिट्री लाइन आपसे पूछा है। सिमिट्री लाइन जैसे कि देखिए रेक्टेंगल है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में सिमिट्री लाइन पूछेगा तो ये सिमिट्री लाइन हो जाएंगी रेक्टेंगल में, ठीक है ना। यानी दो इक्वल पार्ट में एक तरीके से उसको डिवाइड करें। तो काइट में एक होती है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन 9, किसी बार राहत कैंप में 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 किग्रा चावल को बांटा जाना था। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 300 किग्रा चावल है, 300 किलोग्राम चावल है, टोटल 15 परिवार हैं, डिवाइड दे दीजिए 20 किलोग्राम आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस बार जो सीटेट हुआ, इस बार जो पेपर हुआ जुलाई में आपका, उसमें 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछा गया है दो संख्या का जो 11:17 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है। एलसीएम 4675 है। ये संख्या क्रमशः है। ये संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं ये आपको यहां पर बताना है। ये आपको यहां पर बताना है कि संख्या क्या होंगी। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा आप, या फिर देखो इसको एक शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहें तो 11 से डिविजिबल, 11 से, चलो ये छोड़ो, मैं आपको वही बताता हूँ शॉर्ट तरीका जो है, मैं आपको वही तरीका बता देता हूँ। हम मान लीजिए कॉमन रेशियो मान लेते हैं 11x, x मान लिया तो ये 17x ये आ जाएंगी। एलसीएम हमारे पास 4675 है और एचसीएफ हमें पता नहीं है, एचसीएफ हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। या हम कह सकते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर हो गया इंटू सेकेंड नंबर हो गया इक्वल आपका एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ ये हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका 11x है, 11x, दूसरा 17x है, एलसीएम 4675 है, एचसीएफ पता नहीं। अच्छा एक चीज और है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। एचसीएफ पूछे तो यहाँ एचसीएफ लिख दीजिएगा, एलसीएम पूछे तो यहाँ एलसीएम लिख दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर हो जाएगा 11x इंटू 17x अपॉन हो जाएगा आपका 4675। अब हमने एचसीएफ को मान लिया x था, एचसीएफ क्या मान लिया हमने, मान लीजिए एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या था, x मान लिया, तो एचसीएफ किया रख दिया हमने x था, क्या था भाई, x था, ठीक है ना। या हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखिए एचसीएफ यहां मान लीजिए यहां था x ही, मान लीजिए x से x गया तो इसको अब हमको काट देंगे। अब यहां पर, अच्छा चलो यहां इस तरीके से कर लेता हूं, ठीक है। एचसीएफ मान लिया हमने, इसका x था, यहीं कर देता हूं मैं क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं बचेगा। एचसीएफ x मान लिया हमने, एचसीएफ क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए इस x से एक x चला गया, ठीक है ना। अब इसको रिड्यूस कर लीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, x बराबर आ जाएगा 4675 अपॉन 11 इंटू 17, 11 इंटू 17। अब इसमें डिवाइड दे दीजिए, पहले 11 से काट लेते हैं इसको, पहले इसको 11 से काटेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये x इक्वल 11 4 जा 44, 2 आ गया, 11 2 22, 5 आ गया, 11 5 जा 55, 17 आ गया। अब 17 से काट लेते हैं, 17 से काट लेते हैं, 17 से इसको हम काटेंगे तो 17 बन जा, ये 17 वन या 17 72 या 34 8 बचेगा, 17 5 जार 17 5 जार आके आपका 25, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। तो नंबर माने थे हमने 11x और 17x, 11x एंड 17x माने थे, तो 11 इंटू 25 और 17 इंटू 25 ये नंबर निकलेंगे यहाँ पर। इसके बाद इसमें से हम एचसीएफ इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है ना, 25 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपका 275 और शायद ये आना चाहिए 275
और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 275 एंड 425 आएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 275 और 425 आपको ये मिल जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, दोनों नंबर्स का मल्टीपल या प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है HCF इंटू एलसीएम के। अब आप उससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, सेकंड नंबर दिया है तो फर्स्ट नंबर इक्वल HCF इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर हो जाएगा। HCF या LCM निकालना हो तो HCF इक्वल आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन LCM, और LCM निकालना हो तो वहां LCM रख सकते हैं। क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप नोट्स लेना चाहे इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के सभी नोट्स ले सकते हैं। बता चुका हूं कैसे नोट्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 11 पर आ जाते हैं। NCF 2005 से पूछा गया क्वेश्चन, NCF 2005 हो, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, या RT एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, इन तीनों से आपके काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कल आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक वीडियो मिल जाएगा, उसके 4-5 दिन बाद RT एक्ट पर, उसके 4-5 दिन बाद NCF पर भी आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको शामिल यहां पर कर लूंगा। तो 11 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है या है। भय और असफलता के लिए पहला, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति, जेंडर विशिष्ट योग्यताएं, या रचनात्मक आकलन की प्रवृत्ति, या तकनीकें प्रणालियां। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है गणित की संचयी प्रकृति, ये किस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। 12 क्वेश्चन, जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है। सही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही आपको यह बताना है। तो अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन लग रहा है मुझे। विद्यार्थी के पास योग और व्याकरण दोनों की अवधारणात्मक समझ नहीं है। अगर उसके पास योग और व्याकरण की अवधारणात्मक समझ नहीं होती तो वो इस तरीके से 7+7+7 25 बार नहीं जोड़ता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ए और सी में अगर बेस्ट ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है, ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 5 का स्क्वायर है, ये यहां पर गलत लिखा है थोड़ा सा। 5 का स्क्वायर को लिखा है 12 + 13 क्योंकि 25 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है तो इसने लिख दिया 24 + 25। 11 का स्क्वायर 121 होता है तो इन्होंने लिख दिया इसको 60 + 61। अब 17 का स्क्वायर जो होता है ये 289 होता है, तो 289 में हमें दो नंबर ऐसे लिखने हैं जो, अब यहाँ पे ये समझ लो सम किसका आएगा 289, ऑप्शन डी का आएगा। ऑप्शन डी का आएगा तो ऑप्शन डी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 14 प्रेक्षण 32, 41, 54, 35, 26, 23, 28, 30 एंड 40 के औसत और परिसर कहते हैं रेंज को, औसत कहते हैं एवरेज को। औसत कहते हैं एवरेज को, एवरेज औसत समझ गए होंगे, लेकिन परिसर में कंफ्यूज होंगे तो परिसर रेंज को कहा जाता है। का अंतर क्या है, यानी इसका एवरेज निकालना है और आपको इसका रेंज फाइंड करना है, देन दोनों का डिफरेंस पता लगाना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए ये जितने नंबर है सबको प्लस कर दीजिए, ये नंबर्स को प्लस किया, प्लस काउंट कीजिए कितने नंबर हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, 10 से डिवाइड दे देंगे हम लोग। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे इसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 32 + 41 + 54 + 35 + 26 + 23 + 28 + 28 के बाद आ जाएगा 33, देन 38, देन 40, और ये टोटल 10 नंबर है। 10 से हमने डिवाइड दे लिया, 10 से क्या दिया हमने इसमें डिवाइड हमने यहाँ पर दे लिया। अब इस सबको जब प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 350। 350 को 10 से डिवाइड देंगे तो 35 मिलेगा। एवरेज क्या आया सभी का, एवरेज आपको मिल गया है 35। अब रेंज निकालेंगे,
क्या निकालेंगे आप लोग? रेंज निकालेंगे। रेंज के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। तो हाईएस्ट डाटा यहां पर 54 है, इससे बड़ा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है, तो 54 हो गया। माइनस लोएस्ट डाटा क्या है? 32 छोटा हो गया सबसे, 26 छोटा है, 23 छोटा है, 23 हो गया। यानी कि इसको जब सॉल्व किया, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 5 से 2 को किया 3, यानी कि एवरेज 35 है और रेंज 31 है। रेंज फिर समझिए, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा करके रेंज निकालते हैं। तो रेंज 31 है, एवरेज 34 है, 35 है। डिफरेंस क्या होगा? 35 माइनस 34 इक्वल 4। डिफरेंस क्या आ गया भाई? 4 आ गया। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। 1 मिनट में पानी कितना ऊपर उठता है भाई? 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। कीर्ति ने इसको 9:45 पर मापना प्रारंभ किया। कीर्ति ने क्या किया? इसको 9:45 पर मापना प्रारंभ किया। 9:47 AM पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। कितने पर? 9:47 पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। तो पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 पर क्या थी? 9:40 पर क्या थी? एक छोटा सा लॉजिक लगाइए। 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। उसने चेक किया 9:47 पर, तब पानी की ऊंचाई कितनी थी? 23 सेंटीमीटर थी। हमसे 9:40 पर पूछा गया है, दोनों के टाइम में डिफरेंस 7 मिनट का है। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, 2 मिनट में 7 मिनट में कितना सेंटीमीटर उठा होगा? 7 मिनट में कितना सेंटीमीटर उठा होगा? 60 इंटू 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। 9:47 पर 23 सेंटीमीटर, तो 9:40 पर क्या रहा होगा? घटा दीजिए, 9 सेंटीमीटर रहा होगा। कितना रहा होगा? 9 सेंटीमीटर रहा होगा। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, घुमा रखा था बस क्वेश्चन में। फिर समझिए, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, उसने 9:45 पर ऑब्जर्व किया। ये डराने के लिए है, इसका कुछ मतलब है ही नहीं, ठीक है ना? इसका कोई मतलब नहीं दे रखा यहाँ पर। 9:47 पर कितना था? 23 सेंटीमीटर था। तो पानी की ऊंचाई 9:40 पर क्या थी? दोनों टाइम में डिफरेंस 7 मिनट का है। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, 7 मिनट में 14 सेंटीमीटर ऊपर उठा होगा। अब 23 सेंटीमीटर पानी फिल है टंकी में, तो पहले कितना फिल होगा? 9 सेंटीमीटर फिल होगा। निकाल दिया। क्वेश्चन 16। अब पेडागोजी के क्वेश्चन आपके यहाँ पर ज्यादातर शुरू हो जाएंगे। प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के निम्नलिखित किसके आधार पर रूप में लिया जा सकता है? ऑप्शन ए, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों को आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों को बढ़ाना जिनमें संख्याएं भी शामिल हों। ऑप्शन बी, बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी आलेख की विधि का उपयोग करना। ऑप्शन सी, समस्या को हल करने के लिए बीजीय सर्वसरमा को परिचय देना। ऑप्शन डी, दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिनमें संख्याएं भी शामिल हो। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से हो सकता है के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों का चरण दर चरण पूरा करके, बहुविकलीय प्रश्नों के आधार नियमित परीक्षाओं में सफलता। ऑप्शन सी, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करके। और ऑप्शन डी, औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करने। औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करने। तो याद रखिएगा, कंठस्थ करना, याद करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, रटना, ये सभी आपके नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं। तो ये यहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये आपका तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से हो सकता है। कैसे? उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करके। उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करके, यानी कि जो उन्होंने गलतियां की हैं उनका एनालिसिस करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का 17 का राइट आंसर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुसंगत एवं स्थैतिक, महत्वाकांक्षी और स्थैतिक, स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। महत्वाकांक्षी और सुसंगति, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही राइट आंसर बन जाएगा, महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। क्या? गणित का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पूछा है, किसी स्कूल के कक्षा के 25 छात्रों ने रक्त समूह नीचे दिया गया। 25 छात्रों का रक्त समूह है, तो यहां पूछा है ए ओ बी रक्त समूह में ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है? ए और ए बी, ए और ए बी वाले काउंट कर लो भाई। तो पहले ए वाले काउंट करते हैं हम कितना, क्योंकि सभी पता लगा नहीं लगाना। ए वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, 8 है, ए के 8 हो गए। अब पता लगाते हैं हम लोग ए बी के। ए बी वाले काउंट करते हैं, ए बी वाले काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 है भाई। दोनों का डिफरेंस पूछा, 4 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा था, 4 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, अंतर क्या है, तो 4 है। 4 यानी ऑप्शन डी, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर बन गया। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट इनमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है कि छोटी सी मिस्टेक हमारा पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देती है, क्योंकि इजी क्वेश्चन को ही जल्दबाजी में हम लोग हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। फैजा कहती है कि 1/8 2/8 से बड़ा है। फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है ना, तो यह एक कार्य विधिक त्रुटि है, लापरवाही से हुई त्रुटि है, अवधारणात्मक त्रुटि है, भाषा की त्रुटि है। भाषा की त्रुटि है, तो भाई ये जो एक त्रुटि है, ये एक अवधारणात्मक त्रुटि है, क्योंकि उसने मान लिया कि ऊपर जो नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा, तो अवधारणात्मक त्रुटि है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। और यहां पर ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो सी के नीचे दे रखा है, सी पहले है बी नीचे है। इस तरीके से ऑप्शन आजकल सी टेट में आने लगे हैं कि क्वेश्चन सी को ऊपर डाल दिया जाता है, क्वेश्चन बी को नीचे डाल दिया जाता है, ऑप्शन बी को। तो जल्दबाजी में आप गलत मत कर देना, जब आप लोग इसकी ओएमआर फिल करोगे तो बी देख के ओएमआर फिल करना, अगर सी फिल कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की तरफ चलने से पहले सीटेट के नोट्स आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर सीटेट के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 500 सीडीपी के क्वेश्चन, 600 मैथ्स के क्वेश्चन, 600 ईवीएस के क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट आपको 150 मार्क्स के मिलेंगे, यानी 3000 क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की समरी मिलेगी। ये सब कुछ इस नंबर पर मैसेज करके आपको मिल जाएगा। कॉल प्लीज किसी को भी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए कर सकता है, वह क्या है? वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि वह क्या है। तो पलटना क्या हो जाएगा? पलटना हो जाएगा। यहाँ पर 21 का क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? ठीक है ना, तो हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को समझ उपयुक्त इबारती यानी कि वर्ड प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम सवाल प्रस्तुत करती है मूल अवधारणाएं जिसकी ओर वह संकेत कर रही है। योग, अनुपात, गुणन, समानुपात। जब पहले लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसने उसको खींच दिया, 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो किसकी तरफ संकेत कर रही है भाई? योग की तरफ, यानी ऐड की तरफ। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग यानी स्क्वायर, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों हैं। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वेन हिले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? वेन हिले की मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट थ्योरी करा दूंगा आपको, क्योंकि वेन हिले से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जिसमें वेन हिले से क्वेश्चन ना पूछा जाए। जिसमें वेन हिले से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो वो क्या कर रहा है? रिलेशन बताने में परिपक्व हो चुका है, वो रिलेशन बता सकता है। तो संबंधता यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए अनुमान
के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 24 में ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही श्रेष्ठ मार्ग होता है, रॉन्ग ऑप्शन है। शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफी दूर है। भाई उपेक्षा करने का क्या मतलब, टीचर ऐसा कर ही नहीं सकता है ना। शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। अब भाई कोई तुक्का मार रहा है तो टीचर उनकी प्रशंसा करेगा, टीचर को उनकी तारीफ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हट गया। शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के परास यानी कि रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर काफी अच्छा है, कुछ हद तक पॉजिटिव है, यानी कि इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन है, जहां नहीं आ जाए बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चंस में ही हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में पॉजिटिव आंसर को टिक लगाते हैं। तो ये गणित की जटिल अवधारणा को समझने में मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, ठीक है ना। इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया, खाली समय बिताने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, रॉन्ग यही हो जाएगा, क्योंकि ये उनका उपयोग आकलन शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। राइट हो गया। ये गणित के मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, ये भी राइट हो गया। तो ये रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग ही हमसे पूछा गया था। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन गया। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के लिए संबंध में सही है? ये पूछा गया यहाँ पर, कौन सा किसमें सही है? प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा सही है? तो इसका परिचय नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी, यह अंकगणित और ज्यामितीय गणित में अवधारणाओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी, इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी से दैनिक जीवन में अनुभव से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी, यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की उपेक्षा करता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पास नहीं होती। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है, कि इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एनईपी से क्वेश्चन आ गया। हर बार एनईपी, एनसीएफ और आरटीएक्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एनईपी 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सीखना कि क्या सीखना है, यह सीखना कि कहां से सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, और यह सीखना कि किससे सीखना है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या बनेगा? यह सीखना के कैसे सीखना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 भाई, गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? माता पिता को बच्चों के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना, ये बोलेंगे हम लोग नैदानिक परीक्षण में कि आप इसके लिए ट्यूशन दे दीजिए। रॉन्ग ऑप्शन। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना, जी नहीं। गणित में बच्चों की सीखने में रह गई कमियों को समझना, बच्चों को कक्षा में विभिन्न खंडों में सेक्शन में बांटना। तो राइट ऑप्शन सी, बच्चे के समझने में जो भी कमियां रह गई हैं, डॉक्टर भी क्या करते हैं? नैदानिक परीक्षण करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि जो कमियां रह गई हैं पहले उनका पता लगाया जाए, पहले उनका पता लगाया जाए। तो यानी कि राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डॉक्टर बीमारी को पता लगाने क्या करता है? आपका टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं नहीं कराते? तो सेम ऐसे हम बच्चे को क्या करेंगे, जो भी कमियां रह गई हैं उनको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का। क्वेश्चन 29, नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। पहला बोलता है कि मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। दूसरा बोलता है, मैं गणित के प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ न कहलाई जाऊं। यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है? यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है भाई?
कि अध्यापक केंद्रित कक्षा, बिल्कुल सही ऑप्शन। जब बच्चे आपकी क्लास में डर रहे हैं, जो डाउट उनके मन में है, अगर वो डाउट आपसे पूछना नहीं चाहते, तो वो क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड हो ही नहीं सकती। वो क्लास कैसी हो जाएगी? टीचर सेंटर्ड हो जाएगी। यानी टीचर आपका खड़ूस है, जो उसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है, जो उसको पढ़ा रहा है वो पढ़ाकर चला जा रहा है, उसके स्टूडेंट उससे क्वेश्चन करने में भी डर रहे हैं। तो ऐसी क्लास क्या कहलाती है? टीचर सेंटर्ड क्लास कहलाती है। इट मींस अध्यापक केंद्रित कक्षा कहलाई जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। भाई क्लास कैसी होनी चाहिए? फियरलेस होनी चाहिए। बच्चे को डरना नहीं चाहिए इस क्लास में ना, वो अच्छा फील करे कि मुझसे कोई चीज नहीं आ रही है तो मैं सर से या मैडम से इजीली पूछ सकता हूं या पूछ सकती हूं। जब बच्चा इतना कंफर्टेबल ही नहीं है कि उसके मन में डाउट है, तो वो क्लास कैसी है? भय रहित है, डर मुक्त है, बच्चे डर रहे हैं, बच्चे सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि बहाने बनाए जा रहे हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ में कमी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसमें जो राइट हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड राइट है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड किसमें है? फर्स्ट एंड सेकंड है आपके। अच्छा देखिए, आप लोग एलिमेंट कर सकते थे कि गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने, यानी थर्ड रॉन्ग है। जब थर्ड आपको रॉन्ग मिल गया तो एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट किया, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। राइट ऑप्शन निकाला 1 एंड 2, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर मिल गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुका हूं। कभी भी आपसे 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की, 10 नंबर की बड़ी संख्या पूछी जाए तो उतने टाइम 9 लिख देना। उतने टाइम 9 आप लिख देना। छोटी पूछी जाए तो 1 लगा देना। कितने अंकों की है? 4 अंकों की, सबसे छोटी, 3 जीरो और लगा देना। 5 अंकों की पूछी जाए, 4 जीरो लगा देना। ये छोटी होगी, ये संख्या कैसी होंगी? छोटी। और बड़ी के लिए क्या करेंगे? उतने टाइम में ही 9 लगा देंगे। ठीक है ना, ये याद रखना। बाकी का ये क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा याद रखना। क्या पूछा है? 5 अंकों की सबसे छोटी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी क्या बनेगी? 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या बनेगी? 9 9 9 9। क्या पूछा है? योगफल पूछा। सम कर दीजिए। सम किया भाई, 9 9 9 9 1। 1 4 टाइम 9, 1 4 टाइम 9, ऑप्शन डी राइट आंसर। 1 4 टाइम 9, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। सीटेट नोट्स के लिए, सीटेट नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। कंप्लीट सीटेट के नोट्स मिलेंगे। सीडीपी के 500 एमसीक्यू मिलेंगे। मैथ्स के 500 एमसीक्यू मिलेंगे, 600 एमसीक्यू मिलेंगे। ईवीएस के 600 एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। 600 एमसीक्यू ईवीएस के मिलेंगे आपको। 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। 20 सेट 150 नंबर के मिल जाएंगे। ईवीएस की समरी मिल जाएगी एनसीईआरटी की 3rd 4th। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज कोई मत कीजिएगा, सभी को मैसेज करना है। मैसेज करके ही आपको 10 मिनट 20 मिनट वेट कर लेना है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आई होप ये वीडियो, इस सेशन क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप नंबर पर मैसेज करके या कमेंट में अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा।